दोस्तों कल हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. वी टॉक्ड अबाउट देयर रिलीजन, देयर ट्रेड एंड कॉमर्स, देयर क्लोथिंग, द फूड दैट दे एट एंड द फॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. आज हम एक दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे, विच इज द एडवेंट ऑफ इंडो आर्यंस. एक नए किस्म के लोग, एक नए प्रकार के लोग इंडिया में एंटर करते हैं. कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किस तरीके का उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर था, ये सब आज हम देखेंगे. Hello and a very good evening. Welcome back to your channel UPSC Decoded. I am your very own शैलेंद्र सर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं UPSC Decoded में. I hope you guys are safe and sound. Plus guys, I hope that you are also making good progress. आप लोग रोज वीडियोस देखते रहिए, 15-20 मिनट जो भी ड्यूरेशन रहती है, and I'm sure that with the passage of time you are going to make very good progress. Plus apart from history, I am also going to introduce some new elements over here, including geography, including editorials, and including the daily PIV, so that your preparation is holistic and complete. Those of you who are watching me for the first time, this is more about me. I'm an MBA from Symbiosis, Pune. I have written multiple UPSC mains, and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of young aspirants like you. ऑल्सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करिए. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और प्रोग्रेस फिर एग्जाम के लिए कैसे होगी. प्लस इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो सो फार, प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव एनी सजेशंस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चन. एक पर्टिकुलर दिन का जो वीडियो है उसमें अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ लीजिए एंड आई विल मेक श्योर आई आंसर टू यू. प्लस नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी डीकोडेड को, वेयर आई वुड बी पुटिंग अप डेली टिप्स, इंपॉर्टेंट वंस, अपडेट्स. सो बिफोर मूविंग ऑन एंड स्टार्टिंग विद द टॉपिक गाइज, कल के टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है टू चेक योर प्रोग्रेस. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज द सील ऑफ प्रोटो शिवा इज सराउंडेड बाय टाइगर, एलिफेंट, राइनो एंड हम्प्ड बुल. द स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट किंग वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो. ये जो क्वेश्चन है ये कल के टॉपिक से रिलेटेड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड है. आप लोगों ने वीडियो देखी है, राइट? सो आप लोग उस पोजिशन में है क्या वेयर यू आर एबल टू आंसर इट करेक्टली. Do tell me in the comments what is the right answer to this out of these four, A, B, C and D. Now let's move on to the topic of the day guys, life in the Vedic age. वैदिक एज में किस तरीके की लाइफ थी और कौन लोग थे जो इंडिया में आए, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर कल क्लास में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो लास्ट में एक नई किस्म के लोगों के बारे में भी हमने बात की थी. वी हैड टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस फॉर द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. डू यू रिमेंबर? फॉल ऑफ आईवीसी, Harappan civilization, multiple points. One of the theories is that a new sort of people, एक नए किस्म के जंतु इंडिया में आए. और वो कौन लोग थे? वो बेसिकली इंडो आर्यंस थे. उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक लार्ज स्केल इन्वेजन किया एंड दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. नॉट प्रूव्ड concretely, definitely, but one of the many theories as I said in yesterday's class. So let's talk about these new people guys. ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में बात करते हैं. So these Aryans, they came from outside India. Naturally, they were not the original inhabitants of the land. They came from the region around the Caspian Sea. कैस्पियन सी लोकेशन में अभी के अभी आप लोग चेक करिए गूगल करके कि कहाँ पे कैस्पियन सी का लोकेशन है एंड व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी. ये भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री, बट इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. सो सेंट्रल एशियन रीजन है, स्टेप्स रीजन है, वहां से हॉर्स राइडिंग पीपल आए. फॉर द फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग पीपल केम टू द कंट्री. नाउ दीज वर a new sort of people, नए लोग थे. as I said, they had their own culture. They spoke the Indo-Aryan languages. Indo-Aryan language. So there was this repeated number of waves of Aryan people that came to India from Iran. So from Central Asia first, they stopped in Iran, they settled over there, and after a while, let's say after a couple of centuries, उसके बाद इंडिया में उन्होंने घुसना स्टार्ट कर दिया. कहाँ से? ये जो खाइबर पास है, यू नो, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे. सो पंजाब रीजन में, इस रीजन में उन्होंने
सेटल करना स्टार्ट कर दिया. नाउ दे हैड सर्टन एडवांटेजेस दैट दे ब्रॉट अलॉन्ग विद देम. क्या एडवांटेजेस थे उनके? सबसे पहले तो उनके पास हॉर्स था. हॉर्स वॉज समथिंग विच वॉज टोटली न्यू टू इंडिया. देन दे हैड चैरियट्स अटैच्ड विद द हॉर्सेस. आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, चैरियट्स रथ पीछे अटैच्ड होते हैं. सो फास्ट मूविंग हॉर्सेस एंड फास्ट मूविंग चैरियट्स, एंड दे हैड बेटर वेपन्स एज कंपेयर टू द inhabitants of India, the original inhabitants. So they entered and settled in the Punjab region. जिसको सप्त सिंधु region बोलते हैं. What is that region called? सप्त सिंधु region, land of 7 rivers. So what are those 7 rivers? Naturally you would be thinking कि कौन सी वो rivers हैं सप्त सिंधु, land of 7 rivers. तो 5 रिवर्स तो सिंधु रिवर के, जो इंडस रिवर जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, लाइक रावी, ब्यास, सतलज, झेलम एंड चेनाब. द 6th रिवर बीइंग इंडस रिवर और सिंधु रिवर इटसेल्फ, एंड द 7th रिवर टुडे वी डोंट हैव इट बिकॉज दैट इज सरस्वती रिवर. सरस्वती रिवर है जो ड्राई अप हो गई है. करंट घग्गर हाकड़ा जो रिवर सिस्टम है वो माना जाता है ऐसा कि सरस्वती रिवर का एक बहुत डिमिनिश्ड फॉर्म है. नाउ इट इज लाइक अ सीजनल रिवर, बट अदरवाइज वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू बी दिस माइटी रिवर दैट यूज्ड टू फ्लो across this region, that was Saraswati. So 7 rivers I have told you. Now what was the occupation of Aryans? Aryans were a nomadic people. एक जगह से दूसरी जगह, nomadic लोगों की लाइफ क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह अपने कैटल वेल्थ के साथ, अपने जो एनिमल वेल्थ के साथ वो मूव करते हैं. एंड नेचुरली बीइंग पैस्टोरल नोमैड्स. पैस्टोरल नोमैड्स मतलब वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, दे वर नोमैडिक पीपल, घुमंतु लोग, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with the cattle wealth, and they kept large herds of cattle, as you can see, cow, guy, which was their means of livelihood, and wander place from one place to another. So what is the reason? क्यों एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे? क्यों सेटल डाउन नहीं हो गए? Because जब तक आदमी एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है तो सेटल होना मुश्किल है. Because supply of pastures would get diminished and ultimately finished in a particular place if you have cattle, large number of cattle. So that is why एक जगह में मूव किया, वहाँ पे जो चारा है, घास है, वो लेट्स से खत्म हो गई, फिर दूसरी जगह चले गए. So this way they kept on moving from one place to another. Now what is the literary evidence? अब सवाल ये है कि हम लोगों को कैसे पता चलता है कि इंडो आर्यंस इंडिया में आए और किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी. तो ये जो हमको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट वी गेट फ्रॉम द हिम्स, पोएम्स एंड स्टोरीज विद दे कंपोज्ड along the banks of rivers. बहुत सारी रिवर्स हैं. I will just enlarge this map for you. So these are the various rivers that were there during this time. आप लोगों को इन रिवर्स के नाम भी याद रहने चाहिए दोस्तों. सो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग. सो मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स एंड एंशिएंट नेम्स ऑफ रिवर्स. सो वितस्ता, ये जो झेलम रिवर है इसको वितस्ता है, उस टाइम पे कहा जाता था. चेनाब, जो आज की डेट में चेनाब जिसको बोलते हैं, अक्सिनी, एरावती विच इज रावी रिवर, विपासा, ब्यास एंड सतलज इज शतुद्री ओवर हियर. प्लस एक एडिशनल रिवर और है सरस्वती रिवर जो अभी नहीं है, इट हैज ड्राइड अप एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एक्चुअल location of Saraswati river and where it started and where it ended. प्लस जो सिंधु रिवर है वो तो है ही यहाँ पे. नेचुरली दिस इज लाइक सप्त सिंधु रीजन नेम्ड आफ्टर सिंधु रिवर. सो यहाँ पे ये लोग सेटल हुए बेसिकली, जो इनिशियल इनका होमलैंड था. इसके ज़्यादा आगे वो नहीं एडवांस किया था उन्होंने. इस टाइम पे गंगा रिवर के बारे में उनको पता था, बट इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सीक्रेट एज इट इज कंसिडर्ड टूडे. सो इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिड नॉट मैटर टू देम मच. And the most important river, as I said, is Saraswati river, which was considered very, very sacred, just like Ganga is considered sacred today. So I hope you understand now कि किस तरीके से जो religious beliefs हैं वो भी change होते हैं समय के साथ में. तो एविडेंस कहाँ से आता है? बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसको कहते हैं ऋग्वेदा. आप लोगों ने नाम सुना होगा
ऋग्वेदा के ऊपर ही इस फेज का नाम पड़ा हुआ है, विच इज कॉल्ड ऋग्वेदिक पीरियड। इनफैक्ट जो एडवेंट ऑफ इंडो आर्यंस है, कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस, इस पार्ट को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड और ऋग्वेदिक एज। सो वैदिक एज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वन इज ऋग्वेदिक पीरियड विच इज रफली 1500 to 1000 BC, because this is the time around which Rig Veda was composed. इस समय में ऋग वेदा को कंपोज किया गया था, इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल बोला जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड बोला जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स। And then there was this second phase, later Vedic period, which is from, let's say, roughly about 1000 BC to 600 BC. कई बुक्स में 900 BC है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, जस्ट डोंट वरी अबाउट द डेट्स। एज आई सेड, ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड डेट्स में ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एग्जैक्टली नोबडी नोज व्हाट दैट डेट इज। हाँ, मेडिवल इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में अगर डेट्स में गड़बड़ कर रहे हैं देन इट्स क्वेश्चनेबल, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ऑलराइट, सो उन्होंने नदी के किनारे बैठ के चिंतन करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी आ गई, प्लस देयर वर सम न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट दे केम अप विद द पैसेज ऑफ टाइम इन इंडिया। जब इंडिया में सेटल हो गए, काफ़ी जनरेशन्स हो गई, नए नए एडिशंस हुए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, इनके हिम्स और पोएम्स वगैरह इनके अक्यूमुलेट हुई, एंड दोज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनफैक्ट ऋग वेदा को बहुत लंबे समय तक कहीं पे लिखा ही नहीं था। दैट एक्चुअली हैपेंड मेनी हंड्रेड्स ईयर लेटर आफ्टर ऋग वेदा वॉज ओरिजिनली कंपाइल्ड, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बेसिकली ओरल ट्रेडिशन से पास ऑन हुआ करती थी। सो यू हैव अंडरस्टूड where the Aryans came from, what was the economy? Economy was basically around cattle wealth and their horses. Horseback पे या chariots के साथ अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और किस तरीके की इकोनॉमी है, pastoral इकोनॉमी है, एक तरीके से चरवाहे हैं, and cattle is their biggest wealth, and agriculture they used to practice, but it was a very basic sort of agriculture. Agriculture का बहुत ज़्यादा importance उनकी सोसाइटी में नहीं था। Now let's come to the political structure, where king was a central theme over there. He was the chief of the tribe, that is the first amongst the equals, because it was not an absolute sort of monarch. वहाँ पे कोई किंग की डिक्टेटरशिप नहीं है। उस तरीके की जो डिक्टेटरशिप जिसको ऑटोक्रेट बोलते हैं वो बाद वाले फेज में होता है, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर फेज, बिकॉज ही इज जस्ट वन ऑफ द ट्राइबल पीपल, ही इज जस्ट वन अमंग्स हिज ट्राइब, because it is a tribal society where the element of kinship is very, very strong. Element of kinship is strong. Each tribe has its king or chief who was generally selected for his strength and bravery, and with the passage of time it became hereditary. Starting में कुछ tribal जो organization थी, समितिज और सभा, वो king को elect किया करती थी, but then later on with the passage of time it became hereditary. That is, the kingship became passable from the father to the son. Important decision के लिए किंग को इन दो ट्राइबल असेंबली से कंसल्ट करना पड़ता था। एज आई सेड, उस टाइम पे किंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, बिकॉज ही वॉज जस्ट वन अमंग्स द इक्वल, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स, इजंट इट? सो सभा एंड समिति, दे वर इंपॉर्टेंट ट्राइबल assemblies. Tribal assemblies. And what is the difference exactly between Sabha and Samiti? So there is no unanimity amongst the historians with regard to it. आप लोगों को कहीं पे लिखा रहेगा कि Samiti was this larger body and Sabha was a smaller body. Yes, some of the historians say this, but as I said, there is no unanimity. So you can say, so you can take it as a way, as of now, so you can take it in a way that Samiti is maybe the parliament and Sabha is the yet smaller body, which is the executive, the council of ministers. Commander of the king's warriors was called the Senani. So इस तरीके की स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी. इट वॉज जस्ट बेसिकली द पीपल हु यूज्ड टू गैदर व्हेन दे वर रिक्वायर्ड. सो इट वॉज मोर ऑफ अ मिलिशिया which was hastily put up when it was required, when there used to be wars amongst the tribes, between the tribes, because ये tribal society थी, आपस में fight किया करते थे, हमेशा आपस में भी fight कर रहे हैं और
एक दूसरे तरीके के लोगों से भी फाइट कर रहे हैं, who were called Dasyus and Dasas. वैसे इनकी आपस में फाइट हो रही है, but when it came to the fight between the other people, that is Dasas and Dasyus, then they became one. So all the Aryans on one hand side, Aryan tribes on one hand side, and on the other it would be Dasas and Dasyus. Dasas and Dasyus, who are apparently the original inhabitants of the land. Then there was a priest or Purohit who performed the religious ceremonies for him and advised him. So उस time पे apart from the Senani, there was another important minister who was called Purohit, जो religious ceremonies वगैरह perform किया करता था, and the importance of Brahmins was not yet established. So जो priest उस time पे हुआ करते थे वो basically king की position को legitimize किया करते थे, and there were many classes of priests. Brahmins were just one of the many classes of priests. प्रीस्ट के अलग अलग वैरायटीज थी, इस तरीके से समझिए कि अलग अलग वैरायटीज थी प्रीस्ट की, और ब्राह्मण सिर्फ एक टाइप थे उन प्रीस्ट में, बिकॉज सम प्रीस्ट वर लेट्स से राइटर्स, सम यूज्ड टू कंपोज हिम्स, सम यूज्ड टू बी द इंटरमीडियरीज हु यूज्ड टू कंडक्ट हवन्स एंड ऑल. सो ब्राह्मण्स वर जस्ट वन ऑफ द मेनी सॉर्ट ऑफ प्रीस्ट. विद द पैसेज ऑफ टाइम्स Brahmins became very, very powerful and they sidelined all other types of priests. So this was the nature of the tribal society during this time. In the next class we are going to cover the rest of the elements. What are those elements? For that you will have to wait and we will check out in the next class that will happen on Monday now. So guys, thank you so much for attending the lecture. I will see you in the next class. Till then, take care and also do subscribe to the channel if you have not so far. So see you then. Bye bye.